नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रियरंजन भारती जी। और आज बातचीत का मुद्दा है कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव कल से यात्रा पर निकल रहे हैं। ये यात्रा पहले स्थगित हो गई थी, पहले से ही यात्रा उनकी चल रही थी, बीच में स्थगित हो गई थी। ये कार्यकर्ता दर्शन एवं संवाद यात्रा के नाम से चर्चित है। ये यात्रा तेजस्वी यादव की यात्रा कल मुंगेर में शुरू हो रही है। मुंगेर से शुरू होकर वो खगड़िया, लखीसराय, बेगूसराय इन जिलों में जाएंगे पहले चरण में। तो इस यात्रा के मायने क्या हैं और इस यात्रा से होने क्या जा रहा है? दरअसल चर्चा इस बात की है कि तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं से मिलने जा रहे हैं या प्रत्याशियों की तलाश में जा रहे हैं। 2025 का चुनाव बेहद करीब है और तेजस्वी यादव के सामने मुश्किल है कि INDIA गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर अभी से तैयारी नहीं होगी तो उनकी मुश्किल बढ़ सकती है। तो प्रियरंजन भारती जी से हम बातचीत करेंगे कि तेजस्वी यादव की इस यात्रा के क्या मायने हैं और वो इस यात्रा से निकलने वाला क्या है। तो सबसे पहले तो बहुत स्वागत है प्रियरंजन भारती जी आपका लाइव बिहार में। मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि तेजस्वी यादव अगर यात्रा पर ये यात्रा तो पहले से चल रही थी, अभी अचानक सभी पार्टियां माने नीतीश कुमार भी यात्रा पर निकल रहे हैं, तेजस्वी यादव भी यात्रा पर निकल रहे हैं। ये तो तय है कि चुनाव की आहट मिलते ही अब यात्राओं का दौर शुरू हो गया। बिल्कुल, आप इस यात्रा को किस तरह से ले रहे हैं? देखिए, आप तो बिल्कुल समझ रहे हैं और अपनी बात आपने जो कही है ये एक चुनावी यात्रा है। कार्यकर्ता दर्शन संवाद यात्रा और उधर इनके चाचा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अब जो है महिला संवाद यात्रा। तो ये संवाद स्थापित करने की चिंता अचानक के नेताओं में और जो सत्ता पक्ष के हैं या विपक्ष को देख रहे हैं उनके बीच में, उनके दिमाग में इसलिए ये चिंता आई है कि वो कैसे अपना प्रदर्शन बेहतर कर सके अगले विधानसभा चुनाव में। और अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को ही आप अगर चिन्हित करते हैं तो देखिए कि उसी सिलसिले में ये यात्रा शुरू हुई। तो अब ये पहले भी यात्रा जो इनकी हुई थी कुछ एक जिलों में जाकर के स्थगित हो गई, अब उसी क्रम को ये आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक सवाल ये है कि तेजस्वी यादव 2025 के चुनाव को तैयारी में जुट गए हैं तो क्या है, और ये यात्रा उसी को लेकर हो रही है। उनके सामने एक सबसे बड़ी मुश्किल है कि वो प्रत्याशियों का चुनाव अभी नहीं कर लेंगे चयन, तो उनको आगे मुश्किल होने वाली है। क्योंकि पिछले 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव की पार्टी माने RJD 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। उनको भाकपा माले, कांग्रेस, CPI, CPM और अब एक नया साथी है जो मुकेश सहनी, इन सबको सीट देना होगा। और सीटों को बंटवारे के लेकर एक बड़ी झंझट उसमें दिख रही है। आपको क्या लग रहा है, सीटों के बंटवारे को आसानी से सुलझा लेंगे या इस यात्रा के दौरान उनको बहुत कुछ इस संदर्भ में कुछ करना है? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि इतनी आसानी से सुलझ जाने वाला। अभी लोकसभा चुनाव हुए या फिर उपचुनाव हुए 4 सीटों के, इनमें भी आपने देखा कि किस तरह से सीटों का झमेला था। हालांकि उपचुनाव में बहुत ज्यादा नहीं था, सीटें ज्यादा नहीं थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में तो हुई काफी मरमरी। कांग्रेस को लेकर के ज्यादा ही इनकलाबी तेवर था कांग्रेस का और वो चाहते थे कि सीटें उतनी मिले और बहुत तल्ख तेवर थे। अंततोगत्वा पप्पू यादव को सीट नहीं ही दी लालू यादव के परिवार ने, और वो फिर पप्पू यादव इंडिपेंडेंट लड़े। हालांकि वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस की ही सीट वो चाहते थे, लेकिन वैसा नहीं हो पाया, वो जीते। तो वैसी फजीहत विधानसभा चुनाव में भी आसन्न दिख रही है। इसीलिए तेजस्वी यादव की ये यात्रा जो होगी, आपने सही पकड़ा है और सही समझा है कि वो अपने एक तो कौन सी सीट पर वो लड़ेंगे, कहाँ RJD लड़ेगी, उस सीट को चिन्हित करते हुए ही यात्रा का केंद्र बनाएंगे और वहां से अपना प्रत्याशी तलाश। ये हुआ कि जो सीटें तेजस्वी यादव उनको लगेगा कि ये सीटें हम हारने वाले हैं, ये अपने सहयोगियों को देंगे। बिल्कुल। तो कांग्रेस की सबसे बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि पिछले चुनाव में कांग्रेस को 70 सीटें दी गई थी और उसका स्ट्राइक रेट बहुत कम रहा, वो 19 सीटों पर ही जीत पाया। भाकपा माले को उस समय 19 सीटें मिली थी, वो 12 सीटों पर जीत पाया था। CPI को 4 सीटें मिली, वो 2 सीट जीत पाए। और CPM को 6 सीटें मिली थी, या CPI और CPM में
एक को 6 मिली थी, जिनमें वो 2 जीते थे। तो वाम दलों का स्ट्राइक रेट तो बहुत अच्छा था। लोकसभा चुनाव में भी दिखा है। हाँ, लोकसभा चुनाव में भी देखा है, माने भाकपा वाले को 3 सीटें मिली और 2 जीत गए। हाँ हाँ। कांग्रेस को हालांकि माने वो 3 ही सीट जीत पाए 9 में से। हाँ। लेकिन स्ट्राइक रेट के हिसाब से कहें तो पिछले लोकसभा चुनाव से इस बार कांग्रेस ने बेहतर किया। और देखिए, मुझे लगता है कि ये जो बेहतर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है, उसके अगर कारणों को देखें तो कहीं न कहीं से थोड़ा सा सरकार यानी केंद्र सरकार की जो परफॉर्मेंस थी और एक तरह से लगातार उनका जो सतत सरकार का सिलसिला चल रहा है, उसके प्रति थोड़ी सी लोगों में हिचक थी, लोगों में नाराजगी थी, कुछ केंद्र दिख रहे थे उभरते हुए। उन सब की वजह से भी AIADIA की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ा। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हैं कि एकदम से नाराजगी थी और जनता में बिल्कुल रिवोल्ट का प्रदर्शन हुआ, उनके मन में रोष था, ऐसा नहीं हुआ। इसलिए कांग्रेस को 3 सीटें मिल गई, थोड़ा स्ट्राइक रेट उनका बढ़ा, बेचैनी थी उधर से छटकने की। लेकिन विकल्प बन पाएंगे कि नहीं तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव में, ये एक बड़ा संकट है। हम अपने दर्शकों को ये बताते चले कि कांग्रेस की मुश्किल सबसे ज्यादा बड़ी हुई है। अभी हाल ही में लोकसभा में अडानी मसले पर रोज रोज जो कांग्रेस ने हंगामा किया, तो वाम दलों ने और TMC ने उनसे किनारा कर दिया। बिहार में अभी कांग्रेस को 70 सीटें मिल पाएंगी कि नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि एक नया साथी जो पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में आपको याद होगा, मुकेश सहनी ने भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि उनके पीठ में छुरा भोंका गया है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर बाहर निकल गए थे और उस समय NDA में चले गए थे। NDA में मुकेश सहनी को 11 सीटें मिली थी। तो क्या तेजस्वी यादव इस बार मुकेश सहनी, जो उनके इस समय सबसे करीबी साथी दिख रहे हैं, मुकेश सहनी को 11 से ज्यादा देंगे, 11 देंगे? अगर ये 11 भी देंगे तो किसकी सीटें कटेंगी? क्या RJD अपने कोटे से देगी या कांग्रेस की सीटें कटने वाली हैं? आपको क्या लग रहा है? मुझे लगता है कि कांग्रेस को ही कटल करके और मुकेश सहनी के साथ एडजस्ट। हालांकि मुकेश सहनी को सीटें तो मिली, लेकिन उनका प्रदर्शन स्ट्राइक रेट जैसा आप कह रहे हैं, उनका स्ट्राइक रेट उस हिसाब से दिखा नहीं। और पहले भी जब ये NDA में थे, NDA ने जो सीटें दी थी उनमें से सब इनका रिजल्ट 0 पर आउट हो गए थे। ये इस बार ये तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव में एकदम से बड़ी सुर्खियों में रहे। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी मछली खाते हुए फोटो वायरल हुआ, लेकिन इनका कहीं कोई प्रदर्शन नहीं कहा जा सकता। इनके वोट शिफ्ट इनके तरफ नहीं हो पाए। चाहे जो वजह हो, उन वजहों की तलाश करना एक अलग चुनाव नहीं लड़े लोकसभा में, उनको तो टिकट मिल रहा था, मिला भी था, वो चुनाव नहीं लड़े। तो इस बार भी RJD तो देख रही है कि मुकेश सहनी पिछले चुनाव में उनका बेहतर प्रदर्शन नहीं था और अगर उनके साथ हैं, चुनाव हार गए और अगर वो विधायक नहीं बनते हैं तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। आखिर वो किस तरह की राजनीति करेंगे जब वो सदन में ही नहीं बैठेंगे? तो आपको लग रहा है कि मुकेश सहनी को RJD ज्यादा तरजीह देगी, उनको ज्यादा सीटें देंगी, या कांग्रेस को नाराज करेंगी? आपको लग रहा है? देखिए, कांग्रेस पर हमेशा एक ग्रिप बना रहता है राष्ट्रीय जनता दल का। लालू यादव के जमाने से मैं देख रहा हूँ, वो कांग्रेस को अपना एक भाषाई शब्द अगर कहें तो उसको चाहते हैं केप्ट की तरह रखना, कि हम जैसा कहें वैसा ही करो, हम जो उम्मीदवार दे उसी को तुम सेलेक्ट करो और हम जो सीट दे उस पर लड़ो, उसी पर लड़ो। अच्छा, पिछले चुनाव में भी ये हुआ कि अभी सीटों का बंटवारा हुआ नहीं और RJD ने अपनी सीटें बांटनी शुरू कर दी। लोकसभा चुनाव में ये हुआ कि लालू प्रसाद यादव ने अपने मन से प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, कांग्रेस से पूछा तक नहीं। तो इस बार भी वही स्थिति होगी? बिल्कुल वैसा ही होगा। और आप देख लीजिए कि मुख्य है कि लालू प्रसाद यादव अपने पुत्र तेजस्वी यादव को सत्तारोहण कराना चाहते हैं अपने जीते जी। उनका ये मकसद कोशिश जरूरी है, तो ये ऐसा सोच रहे हैं। तो ये INDIA की जो छतरी है, इस छतरी के बहाने से अपनी छाया को ज्यादा बड़ा बनाना ये कोशिश होगी तेजस्वी यादव की, क्योंकि छतरी में हमारी आकृति ज्यादा मजबूत हो, तो अपनी आकृति मजबूत कराने के लिए ही ये सारा लाम काम है इनकी यात्रा, और इस तरह से अपनी सीटें को चिन्हित करके। और ये चाहेंगे कि हम वहां से इस यात्रा के, इस प्रवास के दौरान जहां जहां वो जाएं, उन क्षेत्रों को पहले आइडेंटिफाई कर लिया और उसके बाद वहां से अपनी उम्मीदवार कौन जीत सकता है वाला है
कौन दूसरों को ठोक सकता है, ऐसे प्रत्याशी का चयन करे। प्रत्याशियों की मारामारी तो रहती है। तो इस यात्रा में तेजस्वी यादव प्रत्याशियों की तलाश में निकले। बिल्कुल निकलेंगे। अभी आपने दर्शकों के साथ ये बातचीत शेयर करते हुए आपसे भी कहेंगे कि आप भी अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए कि भाकपा माले को 3 सीटें मिली, वो 2 सीटें जीत गई लोकसभा में। पिछले चुनाव में उनको 19 सीट मिली थी विधानसभा में, जिसमें वो 12 सीट जीते थे। तो निश्चित है कि भाकपा माले का स्ट्राइक रेट बढ़िया है और वो लोग ज्यादा सीटों की डिमांड करेंगे। सीपीआई और सीपीएम का भी स्ट्राइक रेट ठीक था, वो भी ज्यादा सीट मांगेंगे। अब एक नया साथी है मुकेश सहनी, वो भी चाहेंगे कि उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। क्या किसी और साथी की उम्मीद है? एक चर्चा तो हो रही है कि पशुपति पारस बिल्कुल को एनडीए ने अपनाया नहीं, उनको दुत्कार दिया है बिल्कुल एक तरीके से। तो क्या पशुपति पारस इधर का रुख करेंगे? देखिए, आपको ये स्मरण होगा कि मैं ये याद कराना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव के पहले चाचा भतीजे की जंग बड़ी सुर्खियों में थी, खास करके मीडिया में। लेकिन उनको इस जंग का हश्र क्या हुआ, आखिरकार के इनके पास तेजस्वी, क्षमा करिएगा, चिराग पासवान को ही 5 सीटें एनडीए से मिली, और यानी फिर एनडीए के पार्ट वही बने। चाचा पशुपति कुमार पारस जो रट लगाते रहे कि हम रामविलास पासवान के असली वारिस हैं, विरासत संभालने का जिम्मा एनडीए ने उनको नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व एक भी सीट नहीं दी। और चिराग ने झटक लिया, पूरा विरासत उनके पास है पूरी तरह से। और जिस कॉन्फिडेंस से चिराग आगे बढ़ रहे हैं, लग नहीं रहा कि माने कोई भी पार्टी पशुपति पारस को तरजीह देने जा रही है। अब ये जिस तरह से ये करते हैं कि हमें एनडीए से पूछा नहीं, आप धमकी देने के अंदाज में बात कर रहे हैं, लेकिन एनडीए ने तो पहले ही आपको अलग कर दिया है। तो अब आप जाएं तो कहां जाए? हो सकता है कि कुछ एक सीटें इनको दे। कौन देगा? तेजस्वी यादव आईएनडीआई में इनको कुछ एक सीटें मिल सकती। जाति का माने पासवानों के नेता तो है नहीं, वो तो चिराग पासवान है। तो उनको आखिर टिकट किस लिए दिया जाएगा? माने ये भी एक सवाल है। तो तेजस्वी यादव के सामने ये एक आने वाला है सवाल कि पशुपति पारस को रखे या नहीं रखे। हाँ, ये सवाल पहले लोकसभा चुनाव में भी उठा था, लेकिन इनका जनाधार उस तरह का नहीं है। और जनाधार नहीं होने की वजह से एक स्वाभाविक बात है, सब में के मन में जहन में होता है कि रामविलास पासवान का अगर वारिस कोई है तो उसका पुत्र होगा। तो ये झंडा ढो रहे हैं, और झंडा धोते धोते ये चाह रहे थे कि एनडीए के पार्ट एंड पार्सल बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने सुना नहीं है, और अब भी वो सुनने को तैयार नहीं है। तो ये जाएं तो जाएं कहाँ, इनके साथ संकट है। तो ये आएंगे, अगर बहुत लालू यादव की भलमनसाहत हो गई तो हो सकता है कुछ एक सीटें उनको भी मिल जाए। तो आखिरकार यही होगा कि मुकेश सहनी भी रहेंगे, पशुपति पारस भी रहेंगे, वामपंथी पार्टियां भी रहेंगी, वो कांग्रेस भी रहेगा, और इतना बड़ा गठबंधन है। तो अगर ताजपोशी करानी है अपनी, तो 144 जो पिछली सीटें थी, अगर उस पर वो नहीं लड़े, जिनमें 75 सीटें ही वो जीत पाए थे, तो आपको लगता है कि आरजेडी अपनी सीटें कम करेंगी? तेजस्वी यादव इस उसमें है तैयारी में कि वो अपनी सीटें... मुझे नहीं लगता कि आरजेडी सीट कम करने के मूड में है। अगर सीट कम करने की गुंजाइश बनती है तो उस स्थिति में अपनी सीटों से ही दूसरे जो गठबंधन के साथी हैं उनको वो प्रत्याशी कहेगा कि आप अपना प्रत्याशी दीजिए, लेकिन हम अपनी सीटों पर ही आपको खड़ा करेंगे। तो ऐसा एडजस्टमेंट इस तरह का होता है, अपनी कुर्बानी नहीं देना चाहेंगे। अब वैसी ही बात आ रही है जैसे कि आपने कहा कि स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा माले का और वामपंथी दलों का रहा है, लेकिन इनका स्ट्राइक रेट मुकेश सहनी का तो नहीं रहा। चाहे एनडीए के साथ रहे तब भी, या फिर इनके साथ वोट शिफ्टिंग नहीं होती, ये एक बड़ी समस्या है। पशुपति पारस के साथ भी कोई वैसा खतरा नहीं लेना चाहेगा, लेकिन मजबूरी है। और वैसी पासवान का एक स्लॉट, एक चेहरा दिखाने के लिए हो सकता है कि लालू परिवार इनको कुछ एक सीटें दे दे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 4-5 सीटों से ज्यादा दे सकते। वैश्य का एक गेम खेला था पिछले चुनाव में, तो हो सकता है कि पासवानों को अपनी तरफ करने के लिए पशुपति पारस को चेहरा बना सकते हैं। बना सकते। ऐसा लग रहा है आपको? कुशवाहा का जो एक ट्रिक चला गया था, लोकसभा चुनाव है, कुशवाहा को औरंगाबाद दे करके, और वहां हरवा ही दिया बीजेपी के कैंडिडेट को, तो वैसे ही एक पासवान के चेहरा, आखिर आईएनडीआई या लालू यादव की छत्री, उनकी छाया में रहने का लाभ तो इतना मिल ही सकता है कि कुछ यादव, कुछ मुसलमान वोट इनको मिल जाए, जो पासवान का कार्ड खेल कर कुछ हासिल करने। अच्छा, पिछले उपचुनाव में प्रियरंजन जी, हम आपसे ये सवाल पूछेंगे कि पिछले उपचुनाव में तेजस्वी यादव का जो सबसे बड़ा एजेंडा था
कि रोजगार देने का माने उन्होंने एक उसको राष्ट्रीय स्तर पर एक एजेंडा बना दिया था, लेकिन लगा इस बार कि उस एजेंडे को पब्लिक ने नकार दिया, क्योंकि उनकी 3 सीटें थी, तीनों हारे, माने 4 की 4 एनडीए जीत गई। तो तेजस्वी यादव के हाथ से एक बड़ा एजेंडा निकल गया है। तो जनता के बीच वो जो जा रहे हैं, क्या एक नए एजेंडे की तलाश में है? उनके पास एजेंडा है क्या? वो किस लिए जा रहे हैं? नहीं, उनके पास नेता भी नहीं है, और नेता विहीन जैसा दिखता है राष्ट्रीय जनता दल, ले दे करके तेजस्वी यादव है। दो दूसरे इनके जो भाई है वो तो बोल ही नहीं पाते हैं कुछ। तो फिर बाकी जमा पूंजी जितने पुराने नेता हैं वो तो पुरानी बोतल हो गए। उन लोगों को कितना आजमाएंगे आप युवा तर्क होने के नाते काउंटर करते हैं चिराग पासवान को, आप काउंटर करेंगे इधर बीजेपी के सम्राट चौधरी को और बाकी लोगों और एक को। नया फोरम खुल गया है जो तेजस्वी यादव को टारगेट करके बड़ी यात्रा कर चुके हैं प्रशांत किशोर। वो यात्रा खत्म हुई है और उस पूरी यात्रा में टारगेट पर तेजस्वी यादव परिवार, लालू का परिवार यही रहा कि ये लोग परिवारवादी हैं, किसी दूसरे को नेता नहीं बनने देंगे। तो तेजस्वी यादव की यात्रा में ये भी एक मुश्किल है कि उनको यादव पूछेंगे कि आपने हमारे लिए क्या किया। देखिए, यादव तो बहुत हद तक ऐसा नहीं कह सकते कि मुसलमान भी है, वो भी पूछे। हाँ, यादव और मुसलमान, ये प्रयोग एक जो सामने प्रशांत किशोर ने उपचुनाव में किया, इसमें तो ये साबित हो गया कि इनका कोई वोट बैंक अब अक्षुण्ण रहा नहीं है। तेजस्वी यादव की बात कर रहा हूँ, लालू परिवार का जो MY मुस्लिम यादव समीकरण अक्षुण्ण रहा नहीं। अगर ऐसा होता तो इमामगंज नहीं हारते। और जो वोट बेलागंज हारे, जो कि सुरेंद्र यादव त्योरियां चढ़ाए हुए थे कि अभी तीसरा नेत्र नहीं खुला हुआ, वहां भी हार गए। तो मुसलमानों ने गच्चा दे दिया है तेजस्वी यादव के पिता और उनके वोट बैंक को। और जगदानंद सिंह के बेटे हारे, रामगढ़ में हारे, वही भी सबसे बड़ी परेशानी उनके साथ ये हो गई है। तो अब ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए सब बड़ा संकट है। आपको लग रहा है कि ये यात्रा उनकी जो है उनको एक तरह से आईने की तरह दिखेगा कि पब्लिक के बीच में उनकी इमेज क्या है और वो आगे चुनाव में क्या कुछ कर पाएंगे? नहीं, पब्लिक डोमेन में जाने के लिए इनके पास कुछ ठोस सामग्री होनी चाहिए, लेकिन तो आपको तो कुछ दिख नहीं रहा। आप सत्ता में आएंगे, जहां से तो आपने दिला से तो बहुत दिखा दिए लोगों को, लेकिन उन पर भरोसा कैसे करें जब सत्ता में रहते? नीतीश कुमार ने अभी उलट दिया, सीधे कहा कि नहीं नौकरियां हम दिए और क्रेडिट ये ले रहे हैं। अब नौकरियों की बहार इन्होंने और दिखा दी और सब बाजाबता विज्ञापन देकर कहा कि हमने घोषणा पत्र में इतना नौकरी देने का वादा किया था और इतना दे दिया, इतना बाकी है वो दे देंगे। अच्छा, वो तेजस्वी यादव ने ये कहा था कि जैसे CM बनूंगा तो पहली कलम से 10 लाख लोगों को नौकरी दे दूंगा। हाँ, डिप्टी CM बने और उसके बाद वो कहने लगे अभी तो मैं CM बना नहीं हूँ, अभी तो मैं डिप्टी CM हूँ। तो लोगों को ये लग रहा है कि ये मुकर रहे हैं अपने वादे से, या एक अविश्वास का भाव लोगों के मन में गया। बाद में नीतीश कुमार ने इस तरह से प्रचारित किया कि नौकरी मतलब नीतीश कुमार, बिहार के विकास का मतलब नीतीश कुमार। बिल्कुल। और अब नीतीश कुमार के साथ चूंकि NDA में साथ है तो नरेंद्र मोदी की सरकार उनको बहुत ज्यादा सहयोग कर रही है, तो बिहार में बहुत काम होना शुरू हो गया है। हाँ, तो इसका असर भी तेजस्वी यादव को झेलना पड़ेगा। बिल्कुल असर झेलना पड़ेगा। और ये आप सही फरमा रहे हैं कि जब सरकार जब काम कर रही है, अपने वादों को पूरा कर रही है और वादों से अधिक काम जनता के बीच दे रही है, तो उस हिसाब से वो दुलारे तो बनेंगे ही जनता के। जनता चाहती है क्या? जनता चाहती यही है कि हमारे जो काम है वो रुके नहीं, हमें सुविधाएं और सुख साधन संपन्न सब कुछ चाहता है। लोग सब परिवार को सुख की सुविधाएं मिले, उनकी सुविधाएं कम नहीं हो। अब ये सरकार अगर कर रही है तो निश्चित रूप से इनके सामने बड़ी चुनौती होगी। अब ये करेंगे क्या? चलते चलते प्रियरंजन भारती जी से एक सवाल कि तेजस्वी यादव की यात्रा कल से शुरू हो रही है, मुंगेर में पहली सभा है, कार्यकर्ताओं से वो मिलेंगे। तो आप तेजस्वी यादव की इस यात्रा से उनको क्या प्राप्त होने वाला है और क्या वो अपने संगठन को मजबूती दे पाएंगे, इस पर आपका कमेंट क्या हो? देखिए, जैसा इन्होंने जैसा नामकरण किया है यात्रा का, संवाद, तो संवाद स्थापित करने का मतलब होता है कि हमारे और आप में अगर दूरियां बढ़ी हैं, गुत्थियां बढ़ चुकी हैं, तो उसको एक दूसरे से संवाद स्थापित करके हम निर्मूल कर सकते हैं।
तो कार्यकर्ताओं से ये सीधा रूबरू होकर के उनके बीच, नेता और कार्यकर्ताओं के बीच जो खाई बढ़ी है उसको ये कम करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि नेताओं के, जनता के बीच, अपने कार्यकर्ताओं के बीच इनकी अच्छी पकड़ बन जाए, ताकि चुनाव में इनके लिए मरने मारने तक की सीमा जाकर के लोग इनको समर्थन करें और इनके लिए वोट का प्रबंध कर दें। ये टारगेट तो यही है। अब इसमें कितनी कामयाबी होगी इसका परीक्षण तो चुनाव के बाद पता चलेगा, अभी तो यात्रा शुरू होने वाली है। तो चलिए, ये थे वरिष्ठ पत्रकार प्रियरंजन भारती, जो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की राह में मुश्किलें बड़ी हैं। देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव इस भंवर से कैसे निकलते हैं। हालांकि उनकी यात्रा आज में कल से शुरू हो रही है और वो कार्यकर्ता दर्शन संवाद यात्रा में निकले हैं। उधर बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के चाचा नीतीश कुमार भी एक यात्रा पर निकल रहे हैं महिलाओं से संवाद करने के लिए। तो चाचा भतीजे की इस यात्रा की लड़ाई में कौन जीतेगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। इस तरह का बातचीत देखने के लिए हर रोज आप जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ और देखते रहिए लाइव बिहार। नमस्कार।